नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार की चर्चा खत्म ही नहीं होती। पता नहीं क्या होगा इस प्रदेश का, मुझको समझ नहीं आता है। कहीं भारतमाला का घोटाला, कहीं शराब का घोटाला, कहीं कोयले पे रंगदारी की वसूली, कहीं डीएमएफ का, जो पूरी तरह से आईएएस अफसरों, कलेक्टरों के काबू का फंड है। कलेक्टरों को ही करता धरता उसका बनाया गया है। 40% कमीशन लेती थी रानू साहू नाम की आईएएस अफसर कलेक्टर, डीएमएफ के सप्लाई के, कंस्ट्रक्शन के, किसी भी तरह के ऑर्डर में 40%। बाकी सब लोग जितना लेते थे उसके बाद डीएमएफ फंड जो है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, उसका पैसा जो है शायद 10% लगता होगा ज़मीन पर, 90% खा जाते होंगे लोग। 40% वाली कलेक्टर पता नहीं कैसे, राजीव गांधी वगैरह जो हैं, ये इनका अंदाज गलत था। ये इन्होंने कहा था रुपया निकलता है दिल्ली से तो गांव तक पहुंचते हुए, ज़मीन तक पहुंचते हुए 17 पैसा बचता है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये पैसा तो दिल्ली से भी नहीं निकलता, ये पैसा तो राज्य का रहता है, उस ज़िले से ही निकलता है और कहीं से नहीं निकलता। उस ज़िले से निकल के उस ज़िले में खर्च होने में 17 पैसा भी शायद नहीं बचा। राजीव गांधी की सारी उम्मीदों को, आशंकाओं को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान खारिज कर दिया लोगों ने। 17 पैसा किसको कहते हैं? हम 10 पैसे से ऊपर खर्च नहीं करेंगे, इस तरह का माहौल था। लेकिन वो माहौल तो सरकारी पैसे में, जनता के हक के पैसे में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी का था। दूसरा मामला, कल छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का शराब घोटाला है। ये छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से ज़्यादा का शराब घोटाला, जो कि एसीबी, ईओडब्ल्यू, ईडी इन्होंने पकड़ा हुआ है दस्तावेज के आधार पर, कागजों के, बयानों के आधार पर, खर्च के आधार पर। कवासी लखमा, जो कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उनके आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, उनके नाम पे 64 करोड़ रुपए कमीशन का हिसाब कल अदालत में एसीबी, ईओडब्ल्यू ने पेश किया। 64 करोड़ रुपए। बस्तर का एक विधायक कवासी लखमा मंत्री बना, तो आबकारी मंत्री बनाया गया। कवासी लखमा पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता। मैंने तो एक बुनियादी सवाल भी उठाया था पिछली बार कि कवासी लखमा पढ़ना और लिखना नहीं जानता, लेकिन भारत के संविधान के मुताबिक किसी अनपढ़ का भी मंत्री बनने का हक है। विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं। मंत्री बन सकते हैं तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। कवासी लखमा को पता नहीं क्यों मंत्री पे ही क्यों रोका गया था। कांग्रेस के पास एक मुख्यमंत्री का पद भी था उस समय भी त्रिपाठी नाम का कोई अफसर सीएम सेक्रेटेरिएट को चलाता और कवासी लखमा से मुख्यमंत्री की सारी फाइलों को करवाता, और फाइल करवाने के एवज में प्रति फाइल एक पीला लिफाफा जो दिया जाता था। जो चश्मदीद गवाहों ने मुझको बताया है, जो ऐसे फाइल होते समय वहाँ बैठे रहते थे, मेरे परिचित थे, उन लोगों ने बताया है मुझको थोड़ा अटपटा लग रहा है कि संविधान तो नहीं रोकता। मैंने अभी आपके सामने आने के पहले एक बार और संविधान को देखने की कोशिश की। संविधान किसी के ऊपर पढ़ाई लिखाई की कोई बंदिश नहीं लादता, लेकिन संविधान बना था आज से 70 बरस पहले। ध्यान रखिएगा, 70-75 बरस पहले बना था संविधान। उस वक्त देश में शिक्षित लोग कम थे, अशिक्षित लोग ज़्यादा थे। लेकिन तब से अब तक गंगा में बहुत सारा पानी और प्रदूषण दोनों बह चुके हैं।
पूरी गंगा प्रदूषित हो चुकी है, तब से अब तक पानी पीने लायक नहीं रह गया है। पाप धोने जाते हैं तो पता लगता है कि पाप से ज़्यादा गंदा पानी वहाँ का पहले से ही है। इतना वक्त हो चुका है संविधान बने हुए और अभी तक इन वर्षों में पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ चुकी है। कवासी लखमा आदिवासी विधायक हैं, कई बार के जीते हुए हैं, उनके जनप्रतिनिधि होने में कोई शक नहीं है। आप संविधान के नज़रिए से तो कवासी लखमा को मंत्री बना सकते थे, लेकिन मेरा सवाल फिर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी इन दोनों से है, जिन दोनों को ये अच्छी तरह से मालूम था कि कवासी लखमा पढ़ना लिखना नहीं जानते। वो बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, वो बार बार चुनाव जीतते हैं, उनकी समझ मुझसे और कई लोगों से बहुत ज़्यादा हो सकती है। आदिवासियों की समझ दूसरे लोगों से, पढ़े लिखे शहरियों से बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन क्या वो मंत्री का काम करने के लायक थे? उनके आदिवासी होने को लेके मेरे मन में सम्मान है, ध्यान रखिएगा। ST/SC एक्ट मुझ पे लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। उनके आदिवासी होने को लेकर मेरे मन में सम्मान है, वो बार बार जीतते हैं, बहुत समझदार हैं। लेकिन क्या वो मंत्री बनने के लायक थे? और आपने उनको मंत्री बनाकर विभाग कौन सा दिया, मंत्रालय? मुझको लगता है कि भूपेश बघेल ने तय किया हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी लिस्ट देखी होगी, जरूर देखी होगी। एक कोई उस समय थे, नाम कुछ पुनिया था या कुछ था नाम उनका, पढ़े लिखे वो तो थे पुनिया मेरी जानकारी में। उन्होंने तो लिस्ट देखी ही होगी, कांग्रेस के प्रभारी थे उस समय के यहाँ के। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं राज्यपाल को भी जिम्मेदार मानता हूं जिन्होंने कवासी लखमा को शपथ दिलाई थी। कहा था मैंने यहीं कैमरे के सामने पिछली बार। लेकिन मैंने संविधान को बहुत खंगालने की कोशिश की। संविधान राज्यपाल को नहीं रोकता है शपथ दिलाने से, मंत्री को शपथ लेने से नहीं रोकता है, पार्टी को संविधान नहीं रोकता है कि आप उसको मंत्री बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं उसको। लेकिन क्या संविधान से परे समझ के ऊपर कोई कानूनी रोक है? नैतिकता के ऊपर कोई कानूनी रोक है? क्या राजनीतिक चातुर्य के ऊपर कोई रोक है? समझबूझ पर कानूनी रोक है कि कांग्रेस पार्टी तुम समझबूझ का इस्तेमाल मत करना, कानूनी रोक लगी हुई है तुम्हारे ऊपर, ऐसा कुछ है? मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने अभी जितना पढ़ा पिछले 2 घंटे में संविधान को, कांग्रेस पार्टी पे ऐसी कोई रोक मुझको नहीं दिखी कि आप अकल का इस्तेमाल बिल्कुल ही मत करना, वो भाजपा का विशेषाधिकार है, ऐसा कोई प्रावधान मुझको संविधान की हरी हरी मोटी मोटी किताबों में नहीं दिखा। क्यों बनाया कवासी लखमा को आबकारी मंत्री? क्यों बनाया? जिस आबकारी विभाग में कदम कदम पे घपला और घोटाला रहता है, कदम कदम पे घपला और घोटाला रहता है, परले दर्जे का भ्रष्टाचार रहता है जिस आबकारी विभाग में, वो आबकारी विभाग क्यों दिया गया कवासी लखमा को? जिस आबकारी विभाग में एक एक कागज पर दस्तखत लगता है, नीतियां बनती हैं, फैसले लिए जाते हैं, कई तरह के सौदे होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और ये सारे काम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी बड़े मुश्किल होते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं कवासी लखमा को अनपढ़ कह रहा हूँ, क्योंकि वो दस्तखत करना जानते हैं लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते। उन्होंने खुद ही मीडिया के सामने भी कहा, जांच करने वाले अफसरों से भी कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे सामने जो कागज रखते थे मैं उस पर दस्तखत कर देता था। और बात सही है, बात एकदम सही है। एक अफसर त्रिपाठी नाम का, उनके पास जो कागज रखता था उनको आदेश था कवासी लखमा को उस पर दस्तखत कर देना है। जो कागज रखें त्रिपाठी जी उस पर लखमा जी दस्तखत कर दें, ये व्यवस्था की गई थी। एक बात बतलाइए मुझको पल भर के लिए, मैं किसी छोटे मोटे से क्या ये सवाल करूं? मेरा सवाल चाहे वहां तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे,
मेरा सवाल राहुल गांधी से है, जो 6 बरस पहले जिस वक्त ये किया गया था उस वक्त शायद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज अध्यक्ष की कुर्सी पे अगर नहीं भी हैं तो भी सर्वे सर्वा तो वही हैं। अभी कल परसों ही वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी बैठक में सबके सामने कह रहे थे कि हम कांग्रेस में मैं ये करने जा रहा हूँ, कांग्रेस में मैं वो करने जा रहा हूँ। करता धरता वही है। आप ज़्यादा वो मत कीजिएगा। खरगे जी आने वाले हैं छत्तीसगढ़, लेकिन बहुत ज़्यादा दांव उन पर मत लगाइएगा। करता धरता फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रथम पुरुष, उसमें मैं की भाषा में राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस के फैसले लेते हैं। इसलिए मेरा हक बनता है राहुल गांधी से सवाल करने का कि अगर आप खुद मुख्यमंत्री रहते छत्तीसगढ़ के, तो क्या आप एक अनपढ़ आदिवासी कवासी लखमा जो न लिखना जानते न पढ़ना जानते, जो केवल दस्तखत करना जानते हैं ठीक अंगूठे जैसा, क्या उसको ऐसे गंदगी से भरे हुए, भ्रष्टाचार से भरे हुए, विवादास्पद विभाग का मंत्री बनाते? और बनाते तो क्यों बनाते? बनाने के पीछे आपकी क्या नीयत थी? आज आपने एक आदिवासी को लाकर 64 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी साबित कर दिया है राहुल गांधी। मेरा केवल आपसे कहना है, आप करता धरता आप ही थे। उस वक्त आप ही ने तय किया था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। आपके चेंबर में आपके सामने तय हुआ था, याद है ना आपको? 4 लोग थे वहाँ मुकाबले में। बाद में शायद महंत जी किनारे हो गए थे, 3 बचे थे। 3 में से कौन रहेंगे, कौन 2.5 साल रहेंगे, कौन बाद के 2.5 साल रहेंगे, कौन पहले के 2.5 साल रहेंगे, जो भी सौदा समझौता जो भी हुआ होगा आपकी मौजूदगी में हुआ था। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनती है आपकी मर्जी से बनती है। अब तो नहीं बनती, लेकिन जब बनती थी आपकी मर्जी से बनती थी। क्या आप खुद मुख्यमंत्री रहते तो कवासी लखमा को इसी तरह जेल जाने देते, एक आदिवासी को? आदिवासी समाज से लड़ के जीत के आने वाला आज की विधानसभा में ये सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक है। सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक, लगातार जीतता है। इलाका नक्सल इलाका है। बीजेपी उस इलाके में बहुत सारी और सीटें जीत चुकी है। ये आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन लगातार जीतता है वहाँ से। ऐसे आदिवासी नेता को क्या आप मुख्यमंत्री रहने पर बर्बाद करते राहुल गांधी? मेरे मन में सवाल उठता है, आपको जवाब देना होगा। आपके पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं छत्तीसगढ़ अभी हफ्ते भर में शायद, या 5 दिन में, 7 दिन में ही आ रहे हैं। जवाब देना होगा आपको। आप बहुत जवाब देते हो, इधर उधर दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हो, छात्र छात्राओं को इकट्ठा करते हो। दिल्ली में आईआईटी के या दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को इकट्ठा करते हो। कभी मोची के पास बैठते हो, कभी ड्राइवर के पास बैठते हो, कभी किसी ईटरी वाले, किसी कुक के पास बैठते हो, उनके सवालों के जवाब देते हो। आप इस सवाल का भी आप जवाब दो। क्या आप मुख्यमंत्री रहते छत्तीसगढ़ के तो क्या एक आदिवासी को बदनाम करने के लिए, एक आदिवासी को बलि का बकरा बनाने के लिए, एक आदिवासी को सूली पर चढ़ाने के लिए जो आज हो रहा है कवासी लखमा के साथ, आज हो रहा है, जेल में है वो, बाकी सारे लोग बाहर हैं। अकेला मंत्री है जो जेल में है, बाकी सारे लोग बाहर हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक छत्तीसगढ़ी की हैसियत से, मैं पैदाइशी छत्तीसगढ़ी हूं, उस हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के सबसे सीधे सरल आदिवासी समाज के कवासी लखमा का ये हाल क्यों करने दिया? आपकी ही पार्टी की सरकार थी, आपके तय किए हुए मुख्यमंत्री थे, सब कुछ आप ही के तय किए हुए थे, सब कुछ आपके घर की खेती थी। ये सारे लोग आपके घर की रसोई के बर्तन से ज़्यादा नहीं थे। तो आपने कवासी लखमा को बलि क्यों चढ़ाने दिया? थोड़ा बतलाइए मुझको। क्या यही आपके पार्टी के संस्कार हैं?
64 करोड़ रुपए। एक आदिवासी, मुझको कवासी लखमा ने, शायद जोगी मुख्यमंत्री थे उस समय भी, कवासी लखमा विधायक थे, मुझको सीएम हाउस में या विधानसभा में कहीं पर कवासी लखमा मिले। अभी मुझको देखेंगे तो नहीं पहचानेंगे, उस समय उनसे बात मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं एमएलए बना, एमएलए बनने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करने के लिए उस समय भी प्रावधान था, कलेक्ट्रेट से कलेक्टर एक जीप देता था और ड्राइवर देता था। विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए हर महीने कुछ दिन जीप मिलती थी। 25 साल पहले की बात है। कवासी लखमा उस जीप में अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए, अपने गांव पहुंच गए। इनके पिता ने देखा कि जीप में आया है बेटा, निकाला जूता और मारना चालू किया कवासी लखमा को। मैं उन्हीं की बताई हुई कहानी बता रहा हूं। कवासी लखमा ने रूबरू मुझको बताया था। जूता निकाला और कवासी लखमा को पीटना चालू किया खूब। ये भी जवान थे, बच्चे नहीं थे। ये पूछते रह गए, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो मुझको, क्या किया हूं मैं। कहा तू एमएलए बना और बनते ही करप्शन चालू कर दिया, भ्रष्टाचार चालू कर दिया, जीप खरीद लिया। जब तक कवासी लखमा बताएं कि ये कलेक्टर ने घूमने के लिए जीप दी है, दौरा करने के लिए, मैं खरीदा नहीं हूं, तब तक तो बाप 20 जूता और मार चुका था कवासी लखमा को। ये उन्होंने मुझको कहा है, पूरी घटना उन्होंने बताई है मुझको। कोई ST/SC एक्ट मेरे ऊपर लगाने की कोशिश इसको लेके मत करना। मैं राहुल गांधी से समझना चाहता हूं, राहुल गांधी, आपकी पार्टी की सरकार का ये काम आपको दिखा नहीं। आपको किसी ने नहीं कहा कि आपकी पार्टी का एक मंत्री विधानसभा में उसके विभाग से पूछे गए किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता है। जो लिखित जवाब रहता है उसको भी दूसरा मंत्री पढ़ता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अत्यंत विश्वास पात्र मोहम्मद अकबर, जो खुद भी बड़े ताकतवर मंत्री थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, आवास पर्यावरण मंत्री थे, और भी जाने क्या थे, नहीं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे शायद, सब मंत्री थे, बड़े 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 विभाग थे उनके पास, सबसे बड़े बड़े। मुख्यमंत्री का भरोसा होगा तभी इतने बड़े विभाग किसी को मिलेंगे। वो एक्साइज के जवाब और देता था, आबकारी के, दारू के जवाब कवासी लखमा के हिस्से के मोहम्मद अकबर देता था विधानसभा में। ये राहुल गांधी को दिखता नहीं था। आपके तैनात किए हुए पीएल नाम था शायद, पीएल पुनिया, वो यहाँ आते थे। यहाँ से क्या करके जाते थे मालूम है ना आपको? नहीं मालूम हो तो पूछना। जितने निगम मंडल के अध्यक्ष बने थे और लोग जो थे, कोई पदाधिकारी बनते थे, क्या करके जाते थे पीएल पुनिया, पूछना आप। कभी उन्होंने नहीं बताया कि हमारा आबकारी मंत्री जो है वो एक ऐसे विभाग में फंसा दिया गया है जो विभाग सोच समझकर हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा दारू घोटाला कर रहा था। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे संगठित दारू घोटाला, नकली होलोग्राम, नकली दारू, उन्हीं शराब कारखानों से 2 नंबर की दारू बनवाना। मुझको पता लगा है कि शराब कारखानों के मालिकों ने ईडी को हकीकत बता दी है, लेकिन बयान ये दिया है कि अनवर ढेबर उनसे किराए पे लेकर चलाता था डिस्टिलरी, जो कि वो कानूनन दे नहीं सकते थे किराए पर, और वो क्या बनवाता था, क्या बेचता था, उनको मालूम नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। उनके डिस्टिलरी के सबके लाइसेंस कैंसिल हो जाने चाहिए इतने में। जो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे भयानक शराब घोटाला था। आप अमाउंट पे मत जाइएगा, किसी दूसरे प्रदेश में ज़्यादा बड़ी रकम का हो सकता है, लेकिन इतना संगठित, सरकार के भीतर सरकार से जालसाजी सरकार के लोग कर रहे हैं। इतना भयंकर था कि झारखंड ने छत्तीसगढ़ से कंसल्टेंसी ले ली
कि कैसे हम भी कर सकते हैं इसको। उधर भी शायद कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भागीदारी में है सरकार में, झारखंड में। तो झारखंड में कंसल्टेंसी देने के लिए त्रिपाठी यहाँ से जाता था, सरकारी अफसर वहाँ जाता था कंसल्टेंसी देने। इधर के कुछ और दारू कारोबारी उधर भी जाके काम करते थे, अभी गिरफ्तार हो रहे हैं एक एक करके। वहाँ के भी कुछ IAS अफसर गिरफ्तार हुए हैं, त्रिपाठी भी गिरफ्तार है, ढेबर भी गिरफ्तार है, टुटेजा भी गिरफ्तार है। एक विवेक ढांड बाहर है, उनके बारे में ED ने शायद अदालत की चार्जशीट में ये कहा है कि विवेक ढांड दारू घोटाले का किंग पिन था, ऐसा कहा है। मैं नहीं जानता ED की बात में कोई दम है या नहीं है, मैं नहीं जानता ED के पास कोई सबूत रहते हैं कि नहीं कि वो यूं ही कह देती है किसी बात को। अगर किंग पिन रहता तो विवेक ढांड अभी तक शान से बाहर कैसे घूम रहे हैं। लगता है ED ने वो बात लापरवाही से कह दी। विवेक ढांड का तो कुछ नहीं बिगड़ा। टुटेजा वगैरह जितने दूसरे अफसर हैं, त्रिपाठी, टुटेजा और ढेर सारे अफसर जो हैं, इनकी हालत खराब है जेल के भीतर, लेकिन विवेक ढांड तो बाहर है। तो किंग पिन को बाहर कैसे रखा हुआ है ED ने अभी तक। और अब तो राज्य की एजेंसी जो है ACB EOW जांच कर रही है, उसने लखमा के ऊपर 64 करोड़ रुपया निकाला है। मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं। राहुल गांधी के क्या हुए, राहुल गांधी के पिता की माँ के पिता, जो भी रिश्ता होगा, नाना लगते होंगे या और जो भी होगा, दादी के पिता जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आदिवासियों के लिए इतने संवेदनशील थे कि ब्रिटेन से यहाँ पर एक पादरी आए थे, वेरियर एल्विन नाम था उनका, जिनको चर्च ने भेजा था, लेकिन बाद में उन्होंने चर्च का काम छोड़ दिया, आदिवासियों के बीच काम किया, उत्तर पूर्व के राज्यों में काम किया, बस्तर में काम किया, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के मंडला में काम किया। वेरियर एल्विन नाम था उनका। हिंदुस्तान के आदिवासियों पर उनकी लिखी हुई किताबें आज भी सबसे कीमती किताबें मानी जाती हैं जनजातियों पर। नेहरू ने उनको अपना सलाहकार बनाया था, अपना प्रतिनिधि बनाया था आदिवासी समाज के बीच। ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू। मुझको नेहरू के मूल्यों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिक्र करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 21वीं सदी की राहुल गांधी की कांग्रेस है। लेकिन राहुल गांधी, थोड़ा ये बतलाइए कि छत्तीसगढ़ को आप चाहे ATM जैसा चलाओ, चाहे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जैसा चलाओ, जो भी आपने किया हो, एक आदिवासी को क्यों जेल भिजवा दिया, जो सबसे सरल आदिवासी था, सबसे सरल। कांग्रेस भाजपा सबके लोगों के साथ दोस्ती थी, हंसते रहता था, दारू पीता था तो छुपाता नहीं था, बीड़ी पीता था तो छुपाता नहीं था, सबसे सरल, पारदर्शी था एकदम। उसके नाम पे आपने 64 करोड़ रुपया लिखवा दिया। 2100 करोड़ का घोटाला करवाया, उसमें से एक रोटी उसको दे दी 64 करोड़ की। क्यों आपने किया ऐसा? आपको मालूम नहीं था क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? पूरी दुनिया को मालूम था, ED को मालूम था, IT को मालूम था, कागजात का मालूम था। आपको क्या नहीं मालूम था? TS सिंहदेव ने आपको बताया नहीं था बार बार? क्या नहीं मालूम था आपको? आपने उसके बाद एक आदिवासी को इस तरह से फंस जाने दिया दलदल में। 64 करोड़ रुपए उसके नाम पे आज लिखा गए हैं। कितने साल जेल रहेगा राहुल गांधी वो? मैं छोटे लोगों से सवाल नहीं करता, इसलिए मैं सीधे राहुल गांधी से सवाल कर रहा हूं। एक अनपढ़ आदिवासी को आपने जेल में डलवा दिया, 2100 करोड़ रुपए के दारू घोटाले में फंसा दिया उसको। क्यों किया आपने ऐसा? एक आदिवासी को, सबसे सीधे सरल आदिवासी है, उसका ये हाल करवाया। और मुझको थोड़ा हैरानी भी हो रही है। ये सवाल मैं आखिरी के लिए रखने वाला था, लेकिन अब
बंद भी करूंगा इस बातचीत को। 64 करोड़ से राहुल आपको कुछ याद आता है? नहीं आता। आपके पिता जब प्रधानमंत्री थे उस समय एक बोफोर्स का घोटाला चर्चा में था। मैं उसके सही गलत की बात नहीं करता। 11 साल मोदी सरकार के हो गए, 6 साल अटल बिहारी की सरकार रही, बीच में इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, कई किस्म की और सरकारें भी रहीं, गैर कांग्रेस सरकारें रहीं। कितनी रहीं? तकरीबन 20 बरस रहीं। 20 बरस में बोफोर्स का कोई करप्शन साबित नहीं कर सका, इसलिए उसको मैं अधिक नहीं गिनता। लेकिन 64 करोड़ का था बोफोर्स, 64 करोड़ का घोटाला था। आपने एक आदिवासी को धंसवा दिया 64 करोड़ के घोटाले में। आपके पिता भी फंसे थे 64 करोड़ के घोटाले के आरोपों में। मैं घोटाले तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई सरकार कोई सबूत नहीं रख सकी, कुछ साबित नहीं कर सकी, केवल नारा जैसा चलते रहा। लेकिन यहाँ तो गरीब आदिवासी डूब गया है, फंस गया है। मेरा कवासी लखमा से कोई लेना देना कभी नहीं रहा, 5 रुपए का इश्तहार का नहीं रहा। दारू मैं पीता नहीं तो कवासी लखमा के मंत्री रहते मैंने नहीं लिया। 5 साल वो मंत्री रहे, मैंने उनका रूबरू चेहरा भी नहीं देखा। मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, मेरी कोई अतिरिक्त हमदर्दी नहीं है। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूं राहुल कि आपने अध्यक्ष रहते हुए, पार्टी का मुखिया रहते हुए, पार्टी का कुल देवता रहते हुए, आपने छत्तीसगढ़ के एक सबसे सफल आदिवासी विधायक था वो, जो बस्तर जैसे मुश्किल नक्सल इलाके में भी बार बार जीत कर आता था, उसको आपने जेल भेज दिया। 2100 करोड़ रुपए में से जो कुछ पहुंचा होगा आपके पार्टी फंड में, मैं नहीं जानता, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। कोई भी पार्टी फंड तभी तक साफ सुथरा है जब तक उसकी वजह से लोग जेल न जाएं। आपने अकेले मंत्री जिसको जेल भेजा वो एक आदिवासी है राहुल। मैं चाहूंगा कि आपके कोई कार्यकर्ता, आपके कोई पदाधिकारी इसके लिंक को आपको भेजें और आप सुने और आपकी छाती पे ये एक बोझ की तरह बैठे रहे कि एक अनपढ़ आदिवासी को आपकी पार्टी ने कुर्बान किया। किस लिए? कि 2100 करोड़ रुपए का घोटाला करना था। 2100 करोड़ जो कह रहे हैं ना, ये इस धंधे के लोगों का कहना है कि ये उसका छोटा हिस्सा है असली घोटाले का। इस धंधे के लोग मेरे भी दोस्त हैं, दारू कारखाने वाले भी हैं, दारू के धंधे वाले भी हैं, और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनमें से भी कुछ लोग हैं इस विभाग के। उनका कहना है कि ये एक छोटा हिस्सा है 2100 करोड़ टोटल घोटाले का। आपको समझ में नहीं आया कि किसी को बलि चढ़ाना ही था तो किसी शहरी सवर्ण को चढ़ा देते। एक आदिवासी मिला आपको बलि चढ़ाने के लिए, आपकी पार्टी को। आपको मैं तो आप ही का कहूँगा, क्योंकि आपसे पूछे बिना तो कोई विभागों का बंटवारा हो नहीं सकता था। आपके पास से एक एक लिस्ट जाती है किसको मंत्री बना रहे हैं, क्या विभाग दे रहे हैं। और ये पुनिया जो है यहाँ से जाके आपको रिपोर्ट भी करते थे बीच बीच में कि छत्तीसगढ़ होके आया हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने एक आदिवासी का सिर टांग के रखा है वहाँ पे दरवाजे पे, उसको ईडी अपने भाले से टांगेगी, जैसा कि मिजोरम वगैरह में सिर टांगते हैं, ऐसा जिसका शिकार करते हैं उसका। कांग्रेस पार्टी को अभी 7 तारीख को शायद यहाँ पे आ रहे हैं आपके मौजूदा, जिनको अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठा के रखा गया है। घोषणा आप ही करते हैं अभी भी। उनको कहिएगा, इसका जवाब दें इस बात का यहाँ पे कि एक अनपढ़ आदिवासी को आबकारी विभाग देकर और इतना बड़ा संगठित घोटाला करके, इतना बड़ा संगठित घोटाला करके, अरे नहीं बनाते आप, कांग्रेस भवन नहीं बनाते। पुराने कांग्रेस भवन में काम चल जाता, भवन नया बन गया, पुरानी इज्जत चली गई। एक वक्त कांग्रेस की इज्जत थी,
आपकी दादी के पिता ने अपनी खुद की निजी प्रॉपर्टी जो है, जो आज सैकड़ों करोड़ की रहती है, उसको देश को दान कर दिया था। आनंद भवन और शायद और बहुत सारी प्रॉपर्टी, सबको दान कर दिया था देश को। आपने क्या किया? एक आदिवासी विधायक की बलि चढ़ाकर आपने कांग्रेस भवन बनवाया। आपका छत्तीसगढ़ का जो कोषाध्यक्ष है वो 2 साल से फरार है। धरती खा गई कि आसमान निगल गया, कुछ नहीं पता चल पा रहा है, फरार है। कुछ ईडी का कहना है 52 करोड़ रुपया लेके फरार है। पार्टी के कोई पदाधिकारी इतना पैसा लेके पूरा का पूरा खुद खा के थोड़ी फरार हो सकते हैं। आप जवाब दो, कहाँ गया इतना पैसा? कहाँ गया आपका कोषाध्यक्ष? आपका प्रदेश का कोषाध्यक्ष था, जब आप आते थे आपके आसपास रहता था, कहाँ चले गया वो? फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए एक आदिवासी को छांट लिया आप लोगों ने। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को आपसे एक जवाब पाने का हक है कि आपकी पार्टी की सरकार ने जो इतना संगठित दारू घोटाला किया, हजारों करोड़ रुपए का, अभी कोई बच्चा भी नहीं मानेगा कि ये पूरा फर्जी केस है, सबका देखा हुआ है पूरा। और जिस समय चल रही थी सरकार, उस समय भी देख रहा था पूरा प्रदेश क्या चल रहा है, सबको मालूम था। आपको छोड़ के आप आंखें बंद किए हुए थे, आप कोई कोष छूते नहीं हो, आप खाली हाथ चलते हो। ठीक था, ये जायज था, नैतिक था। आपकी दादी के पिता जवाहरलाल नेहरू रहते तो ऐसे ही करते आदिवासी के साथ। अरे उन्होंने आदिवासियों के भले के लिए अपना एक राजदूत, एक प्रतिनिधि बना के वेरियर एल्विन को आदिवासियों के बीच रखा था। फिक्र थी उनको आदिवासियों की। आपके जैसे नहीं थे कि कवासी लखमा को कुर्बान कर दो, इसकी बलि चढ़ा दो। आपको मालूम है इसको क्या कहते हैं? मैंने 2000 में जब राज्य बना था एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, जिसको उसकी नाम की वजह से दूरदर्शन ने दिखाने से मना कर दिया था। सरकार ज्यादती कर रही थी लोगों पर इसको राजधानी बनाने के लिए। मेरे दोस्त उम्र में बड़े हैं, लेकिन मेरे दोस्त दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। उस समय मैंने फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसको रोक दिया था दूरदर्शन ने प्रसारित करने से। बाद में मुश्किल से इजाज़त मिली थी। उसका नाम नरबली था। मैं नर नारी की अलग अलग बलि पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन आपको एक बात कहूँ, अगर अभी तक आपकी छाती पे बोझ पर्याप्त न आ गया हो तो आपने कवासी लखमा की नर बलि दी है। तय कर लीजिए आपको क्या करना है। आपकी नैतिकता आपके साथ। मेरी जिम्मेदारी इसी कवासी लखमा के, छत्तीसगढ़ के एक नागरिक के रूप में, एक माटी संतान के रूप में मेरी जवाबदेही, मेरी जिम्मेदारी यही है कि आपको आईना दिखाऊं। मैं आपके नीचे किसी पे बात करना नहीं चाहता, आपके नीचे किसी पे तोहमत लगाना नहीं चाहता। आप ही पे तोहमत लगा रहा हूँ राहुल गांधी, आपने कवासी लखमा की नरबली दी है। आपको अगर ठीक लग रहा हो कि मैं एक जायज़ बात उठा रहा हूं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा। आपको पता रहना चाहिए कि राहुल गांधी से क्या सवाल किए जा रहे हैं। और उनकी सरकार जब यहाँ थी उस कार्यकाल के बारे में सवाल किए जा रहे हैं। मैं विपक्ष से सवाल नहीं करता हूँ, उनकी सरकार के बारे में सवाल कर रहा हूँ, उनके अपने फैसलों के बारे में सवाल कर रहा हूँ। आपको लगता है मेरे सवाल जायज़ हैं तो इसको अपने दोस्तों को भेजिएगा, वो भी देखें और समझें कि लोकतंत्र जो है सवाल करने के हक का नाम है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, जब कभी बड़े पैमाने पर कोई भ्रष्टाचार देखें, बड़े लोगों का भ्रष्टाचार देखें, बड़े लोगों की गुंडागर्दी देखें,
अब टेक्नोलॉजी की मेहरबानी से आपके पास सोशल मीडिया है, जितना भी लिख सकें, नाम से लिख सकें, इशारे से लिख सकें, जितना लिखें। हिंसक बातें ना लिखें, धमकी ना लिखें, गालियां ना लिखें, परिवार को गालियां ना लिखें, लेकिन बड़े लोगों के गलत कामों पर सवाल जरूर उठाएं। बस आज इतना ही।